आज हमारा राजस्थान का इतिहास का पहला क्लास है और आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि इतिहास कहते किसको हैं। इसके बारे में बुक में बताया गया है कि जो राजस्थान का इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली गौरवपूर्ण इतिहास है और हमें इसके इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और यही इतिहास है, ठीक है। क्योंकि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा राजा महाराजा, किले, दुर्ग, दरवाजे, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, उठा पटक जो कुछ भी हुआ ये सारा का सारा राजस्थान में ही हुआ, ठीक है। तो ये सबका सब टोटल मिला जुला के बात मुद्दे यहाँ पे आके फंस जाता है कि राजस्थान का इतिहास हमें पढ़ना तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला बात। दूसरी बात, इतिहास कैसे कहते किसको हैं, तो इसने अपनी भाषा में बताया, मगर मैं अपनी भाषा में आपको बता देता हूँ। कल आपने खाना खाया था ना, कल आप बाथरूम गए थे ना, अगर आप अगले दिन जाते हो और कहीं कोई आपसे पूछता है कि कल क्या किया था, तो आपसे बीता हुआ कल पूछ रहा है, यानी कल आपने क्या किया था। जब आपसे कोई बीता हुआ कल पूछता है उसी को इतिहास कहते हैं, समझ गए। देसी भाषा में इतिहास किसे कहते हैं, जब कल आपने खाना खाया तो वही आज आपका दोस्त कह रहा है क्या खाया था रे, बता मेरे को नहीं दिया, तो वही समझिए जब आप उसको बता रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, आप उसको इतिहास बता रहे हैं, आप इतिहास बता रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास उसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको देसी भाषा में अभी बताया है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना चौपट कर दिए हैं कि इतिहास को भी कहते हैं छोटा एगो सब्जेक्ट है, इसको पढ़ो, पेपर दो और नंबर लाओ। बताओ, इतिहास वो चीज होता है जिसको हमें जानना चाहिए, खुद अंदर से इच्छा करनी चाहिए कि हमें इतिहास जानना है, लेकिन उसको भी एक सब्जेक्ट बना दिया गया है और बच्चे इतिहास लेना नहीं चाहते क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि इतिहास के बारे में एकदम खोल के बताता है बड़ा क्वेश्चन। तो इतिहास के बारे में वो लिखने वाले की गलती नहीं है, वो तो बड़ा बताएगा, नहीं तो इतिहास को जानोगे कैसे। अगर डीप से डीप नहीं जाएगा, और डीप किसी की चीज के डीप में जाना रहता है तो उसको ठीक से और ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है। बताने वाले में दिक्कत नहीं है जो, लेकिन हमारा सिस्टम है वो कहता है कि इसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ो, इतिहास को भी सब्जेक्ट की तरह पढ़ने के लिए कहते हैं, ये गलत है। इतिहास कोई सब्जेक्ट नहीं है, बीता हुआ कल है। जब आपसे आपका दोस्त कहते कि कल क्या खाया था, क्या पिया था, कहाँ गया था, वो अगर आप उसको बता रहे हैं जवाब में तो समझिए वही इतिहास है, ठीक है। हम जानेंगे अब राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, पार्ट पहला है हमारा। और मुद्दे पर आते हैं कि इसके 5 साक्ष्य बताए गए हैं, 5 स्रोत बताए गए हैं जिससे राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो स्रोत जो पुरातत्व जो उत्खनन में मिलते हैं, ऐसे स्रोतों को ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। फिर पुरालेखीय स्रोत, ऐसे स्रोत जिनको लिख के चले गए, जो लिखने वाले लेखक थे लिख के चले गए, राजस्थान के इतिहास के बारे में लिख के चले गए, वो पुरालेखीय स्रोत। उसके बाद से ऐतिहासिक साहित्य, यानी साहित्यिक स्रोत वो होता है जो साहित्य के तौर पर लिख के गए और जो महल, किले, दुर्ग ये छोड़ के चले गए, वो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। चित्रकला, चौथा है चित्रकला, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चित्रकला भी बहुत कुछ बयां करती हैं, जैसे कि मैंने आपको हिंदुस्तान के इतिहास में बता दिया है, जैसे कि एक फोटो बना दिया, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसके हाथ में एगो लठ पकड़ा दिया, इससे क्या साबित होता है, इसको लठ चलाना आता था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये साबित होता है फोटो देख के। आज से 500 साल पहले का अगर ये फोटो है, अगर इसकी जांच की जाती है, पता लगता है कि आज से 500 साल पुराना है, तो ये साबित होता है कि उनको लठ या तीर तलवार मतलब हथियार चलाना आता था, और वो हथियार बड़ा होता था क्योंकि ये इसके गर्दन से भी ज्यादा ऊंचा तक जा रहा है, यानी कि वो हथियार बड़ा होता था, ठीक है। तो ऐसे चित्र बहुत कुछ बयां करती हैं, ठीक है। चित्रकला। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज आ गए हमारे देश में, 1947 नहीं 1800 की बात ले लो, जब अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है, ऐसे जब लोग आ गए, अशोक गहलोत, दयाराम साहनी, ऐसे जैसे लोग आ गए, जब इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी राजस्थान के इतिहास के ऊपर, तो उन पुस्तकों में जब उन्होंने राजस्थान का वर्णन किया तो वो है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत, जो कि समझिए वो स्रोत जो हमारे जीते जागते मतलब हमारे भाई बंधुओं ने लिखा था, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्रोत 5 स्रोत बताए गए हैं राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए, और भारत के इतिहास को जानने के लिए 4 स्रोत बताया था, ठीक है। तो हम आज पहला पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आएगा,
पहला मृदभांड। मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मटका। मटका बना देता हूं। ठीक है, यह है मटका। टेढ़ा हो गया है, ठीक है। मटका, राजस्थान के इतिहास के अंदर मटका का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। मृदभांड के रूप में, मृदभांड का अर्थ होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन। पहले एक राजस्थान का रफली मैप बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। एक रफली मैप है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। उसके बारे में जो हमारी एक सभ्यता थी राजस्थान के अंदर, बहुत प्रमुख सभ्यता थी, आहड़ की सभ्यता। ये सभ्यता राजस्थान के साथ साथ गुजरात तक फैली हुई थी। साबरमती नदी के ऊपर, साबरमती माही नदी के ऊपर, बनास और नदी के पास में, ठीक है। आहड़ की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता के अंदर हमें मृदभांड के बहुत बड़े साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों के बहुत ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं कि मिट्टी के बर्तन यहाँ पे सर्वप्रथम मतलब बनाए गए थे राजस्थान के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो कई स्तरों में, मतलब यहाँ पे जो खुदाई की गई ना, उनको कई स्तरों में बांटा गया है। जैसे स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, स्तर 5, ऐसे करके स्तर बांटे गए हैं। तो जो पहले दूसरे स्तर है उसमें जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं वो एकदम केवल मिट्टी मिट्टी के हैं। दूसरे स्तर में उन बर्तनों को पका दिया गया है आंच में, ताकि और मजबूती आ जाए। तीसरे स्तर में उन पे रंगाई पुताई कर दी गई है, मार लपेट दिया गया है, जो मिला वही लपेट दिया उन लोगों ने, ठीक है। उस समय कौन सा कलर हुआ करता था, कौन सी कंपनी का, ठीक है। तो नैरोले कंपनी का कोई कलर तो था नहीं कि जो उसके ऊपर लपेटेंगे। तो जैसे मतलब अलंकरण का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा डिजाइन कर देना, ठीक है। सुराती मटका एकदम ऐसा नहीं था, वो थोड़ा अजीब टाइप का था। लेकिन अब का मटका जो है वो परफेक्ट टाइप का है। उसके बाद से समय बीतता गया और उसमें और ज्यादा चेंजिंग किए गए, ठीक है। बागोर के अंदर खुदाई हुई, उसमें भी ऐसा ही मिला, ठीक है। तो मृदभांड बहुत बड़ा साक्ष्य है और ईश्वर की देन मानी जाती है राजस्थान को। एक तरह से लगा लीजिए कि यहाँ पर जो साक्ष्य कहे गए हैं ना, वो सारे साक्ष्य यहाँ पर विद्यमान है। तो पहला मृदभांड है जो कि यहाँ पे पूरी तरह कई जगह की खुदाइयों में मृदभांड प्राप्त हुए हैं और वो उनसे बहुत कुछ राजस्थान के इतिहास के बारे में पता लगता है, ठीक है। दूसरा है मूर्ति कला। मूर्ति कला के ऊपर कहना है इतिहासकारों का कि राजस्थान के अंदर मूर्ति कला के कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर मिट्टी के बनी हुई गुरु, शिक्षक, भिक्षु, भिक्षिणी, पशु पक्षी जैसे घोड़ा, हाथी, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ये जितने भी थे ना उस समय में, इन सब की मूर्तियां बना बना के उन लोगों ने रखी है। और उस समय के जब खुदाई हुआ है वर्तमान समय में, तो वो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। उस खुदाई के दौरान जो मूर्तियां प्राप्त हुई, इससे बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। मतलब उनकी कला कितनी बेहतरीन थी, वो उस समय मूर्तियां बनाना सीख गए थे। वो इंसान बना दिया करते थे। उन्होंने जिन जानवरों की मूर्ति बना दी, जैसे कुत्ता की बना दी, तो अब ये कहा जा सकता है ना कि कुत्ता उनके पास होगा, जरूर होगा। उन्होंने घोड़े की बना दी, तो इसका मतलब घोड़े को वो जानते थे कि घोड़ा कैसा होता है। उन्होंने गधे की बना दी, इसका मतलब वो गधे को भी जानते थे, ठीक है। तो मूर्तियां बहुत सारी प्राप्त हुई है राजस्थान के अंदर से, ठीक है। रंग महल नाम का जगह है श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, वहां पर भी खुदाई में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आहड़ के अंदर सबसे ज्यादा इन सारे साक्ष्यों का एक एक छोटा छोटा सा पार्ट आहड़ के अंदर फिक्स किया गया है। तीसरा पॉइंट है तांबे और लोहे की हथियार। जो तांबे और लोहे के हथियार प्राप्त हुए हैं, उससे पता लगता है कि उन लोगों को हथियार बनाने की कला आ गई थी, उन लोगों में समझ आ गया था। हल के आगे नुकीले पहने चीज लगने थे, मार के खखोर देता था जमीन पूरा नीचे से, और खेती होती थी तो फसल उगता था पहाड़ इतना लंबा। मतलब कहने का मतलब फसल अच्छा होता था, ठीक है। तो उस समय मतलब जो उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। तांबे, सबसे पहले उन्होंने तांबे के हथियार बनाए थे, फिर बाद में बहुत साल के बाद उन्होंने लोहे के हथियार बनाए। सबसे पहले ताम्र युगीन आया था, फिर लोह युगीन सभ्यता आई थी, ठीक है। क्रय अवशेष,
ग्रह अवशेष में पता लगता है, जो कालीबंगा नाम का जगह है राजस्थान के अंदर, उससे पता लगता है कि वहां पे घर बने पड़े हैं, करीबन 200 से 300 घर प्राप्त हुए हैं। अभी तो खंडार हो गए हैं, लेकिन उस समय के टाइम में ना 5 स्टार होटल थे वो सब, ठीक है। तो जो घर प्राप्त हुए हैं उनसे पता लगता है कि उन लोगों को घर बनाने भी आता था, और घर भी एक एक नहीं 2-2 BHK के और 3-3 BHK के घर बना रखे हैं सब, ठीक है। उनको समझ कितनी तेज थी, कितने ज्यादा बुद्धिमान थे उस समय के लोग, ठीक है। अस्थि पंजर, यहाँ पे खुदाई के दौरान बहुत जगहों पे अस्थियां मिली हैं, कई जगहों पे तो अस्थियों का ढेर मिला है। ऐसा उसमें तो खोजने से मालूम नहीं चलता है कि वहां पे वो अस्थियां है किसकी। इंसान की खोपड़ी मिली तो पता लग गया कि इंसान है, लेकिन हाथ पांव से और भी जानवरों की अस्थियां उसमें मिली हुई हैं। ऐसा लगता है किसी को एक ही बार में एक गांव को खड़ा किया गया, 100-150 आदमियों को फाइल निपटा के और दफना दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से अस्थियां वहां पे कई जगह पर तो मिली है, ठीक है। अस्थियों के हथियार मिले हैं, मतलब अस्थि हो गया, हाथ ले लिया, हाथ में 2 हड्डी होती है, घिस दिया, घिसने के बाद अब ये हो गया हथियार, घुसेड़ दो, खत्म, खल्लास खेल, ठीक है। तो ऐसे करके अस्थियों के बहुत कुछ मिले हैं यहाँ पे। अस्थियों के मन के मिले, मन के मतलब मोतियां, अस्थियों को घिस घिस के गोल कर दिया और उसमें छेद करके और मोती का माला बना के गले में पहन लिया, ठीक है। अस्थियों के मोती मिले हैं यहाँ पे। अस्थियों के बारे में और भी बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। कई जानवरों की अस्थियां मिली है, घोड़े, केचुए, बकरा, बकरी, ठीक है, मेमना, कुत्ता, बिल्ली, इन सब की अस्थियां मिली है, जो कि ये साबित करता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे। सुअर की अस्थियां मिली है, सबसे खास बात यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये साबित करता है ये मांसाहारी भी थे। और कई अस्थियों के ऊपर तो मांस तो भूंजा हुआ है, जो कि साबित करता है कि ये भून के भी खाना जानते थे, बहुत होशियार थे, छोटा सा, ठीक है। फिर आता है मोतियां। मोतियां क्या होती हैं? गले में लगाने वाला गुड़िया, समझते हैं ना, मोती का माला पहन लेते हैं लोग। यहाँ पे मोतियां भी प्राप्त हुई हैं। मोतियां किन किन चीजों की? सीपियों की, स्फटिक की, चूना पत्थर को पहले उसमें मिला के चूना पत्थर को और सुखा दिया जाता था गोल गोल करके। अब फिर उसको जब सूख जाता था तो कठोर हो जाता था, फिर घिस घिस के उसको और ज्यादा मुलायम करके उसमें छेद करके और उसके बाद से गले में पहन लिया जाता था। तो यहाँ पे मोतियां मिली हैं। हड्डियों के साथ भी मैंने अभी आपको बताया कि हड्डियों की भी मोतियां बना देते थे, इतने ज्यादा घसीट थे वो सब। उसके बाद से पाए गए मुद्राएं एवं मोहरे। मुद्राएं मतलब पैसा और मोहरे मतलब ठप्पा, जो हमारा मोहर लगता है वो। यहाँ के लोग मतलब प्रशासनिक कार्य भी किया करते थे, जिसकी वजह से ये मोहरों का जरूरत प्रशासनिक कार्य में ही होता है, जहाँ पे हमको ठप्पा की जरूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद से जो धन है, इन लोगों का मतलब धन भी प्रचलित था। इन लोगों से ये धन एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार करते थे, और इनके धन पे ऊपर जो इनकी मुद्राएं थी वो तांबे की हुआ करती थी। उसके ऊपर हाथी, घोड़े, बैल, आदमी, अपोलो नाम का एक तीर अंदाज, अपोलो उसको कहा जाता है जैसे एक तीर पकड़ा हुआ और चलाने के लिए तैयार है, मगर चला नहीं सकता क्योंकि वो एक फोटो है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके वहां पे मोहरे प्राप्त हुई हैं, मुद्राएं, और मोहरों के ऊपर भी ऐसे ही सब मोहर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आखिरी पॉइंट, अनाज के दाने। अनाज के दाने यहाँ से बहुत ज्यादा प्राप्त हुए हैं प्रत्येक स्थानों से। आहड़ में भी, हनुमानगढ़ के रंग महल में, फिर उसके बाद से उदयपुर के बालथल में, और फिर एक गणेश्वर नाम का जगह है वहां पर भी प्राप्त हुआ है, कालीबंगा में भी प्राप्त हुआ है अनाज के दाने, ठीक है। ये सब अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, और इससे ये साबित होता है कि उन लोगों को खेती भी करनी आती थी। गेहूं और जौ के अनाज के दाने सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है और ये जो फसलें होती हैं इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इन चीजों की खेती ज्यादा मात्रा में की जाती थी, ठीक है। तो ये राजस्थान के इतिहास में जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत थे जिसको हम जान चुके हैं। तो ये पुरातात्विक स्रोत थे, आपको समझ में आ गया। और अब हम जानेंगे पुरालेखीय स्रोत, कल जानेंगे हम पुरालेखीय स्रोत, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।